नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रॉयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की जो पहली क्लास है वो हम पढ़ेंगे क्लास 10th विज्ञान हिंदी वर्ग में जो चैप्टर 7 हम कर रहे थे उसका अगला भाग जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। अब अभी तक की जो क्लासेस वगैरह हमने पढ़ी हैं उसमें हमने परमाणु की जो सामान्य संरचना है उसके बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद में तत्वों का वर्गीकरण जो है वो किस प्रकार से किया गया था वो हमने पढ़ लिया था। और वर्गीकरण के आधार पर हमने पढ़ा था कि तत्वों का आधुनिक रूप से जो वर्गीकरण है वो पढ़ा जाता है आधुनिक आवर्त सारणी के द्वारा, जो हेनरी मोजले ने प्रतिपादित की थी, जो परमाणु क्रमांक के गुण पर आधारित है। अब इसके आधार पर आवर्त सारणी को विभिन्न वर्गों में कुल 18 वर्ग और कुल 7 आवर्त जो हैं उनमें विभाजित किया गया है। अब इस आवर्त सारणी के आधार पर हम तत्वों के कुछ विशेष गुण जो होते हैं, विशिष्ट गुण जो होते हैं, उन गुणों का अध्ययन करेंगे, जिसे हम कह सकते हैं गुणों में आवर्तिता। अब गुणों में आवर्तिता, इसका अर्थ क्या होगा कि आवर्त सारणी में हम यदि किसी एक आवर्त की बात करें, जैसे ये दूसरा आवर्त है, आवर्त संख्या 2, इस दूसरे आवर्त में ये 8 तत्व हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। एक आवर्त में जैसे जैसे हम बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे उसके परमाणु क्रमांक में परिवर्तन आता है, और परमाणु क्रमांक में जैसे जैसे बदलाव आता है वैसे वैसे ही उनके कुछ विशेष गुणों में भी बदलाव आएगा। और इसी तरह से हम बात करें एक वर्ग की, वर्ग में भी हम ऊपर से नीचे की ओर जैसे जैसे जाते हैं, जैसे हम पहले वर्ग की बात कर रहे हैं तो पहला वर्ग जो है उसमें ये जो तत्व हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इनमें हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो वैसे वैसे ही इनके गुणों में भी कुछ विशिष्ट बदलाव आता है। इस विशिष्ट बदलाव को ही परमाणु क्रमांक और तत्व के स्थान के अनुसार उनके गुणों में जो विशेष परिवर्तन या विशेष बदलाव आता है उसे ही हम क्या कहते हैं, गुणों में आवर्तिता। अब ये गुणों में आवर्तिता जो है वो हम अलग अलग गुणों में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से इसमें हम जो गुण पढ़ेंगे विभिन्न तत्वों के, उनमें सबसे पहला जो गुण है वो है प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो पहला गुण जो है उसका हम अध्ययन करते हैं, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश का गुण कहलाता है। अब ये प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, सबसे पहली चीज तो वही देखें। हम किसी भी गुण के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें 3 पॉइंट हम पढ़ेंगे। एक तो वो कि ये गुण जो है वो है क्या, जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। संयोजकता हम पढ़ते हैं तो संयोजकता किसे कहते हैं, या धात्विक प्रकृति है, अधात्विक प्रकृति है, वो होती क्या है। दूसरा, एक आवर्त में वो कैसे बदलती है और एक वर्ग में वो किस प्रकार से परिवर्तित होती है, इनकी बात हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहली चीज आती है प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब प्रभावी नाभिकीय आवेश को यदि हम परिभाषित करें तो उसके लिए परमाणु संरचना को थोड़ा सा ध्यान में रखें। एक परमाणु जो है उसके केंद्र में या उसके मध्य होता है नाभिक, जिसमें उसका समस्त धनावेश जो है वो केंद्रित होता है, और ऋणावेश जो है वो उससे नाभिक के चारों ओर एक निश्चित त्रिज्या वाले वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते रहते हैं, और इसमें स्थित होते हैं ऋणावेशित कण यानी इलेक्ट्रॉन। अब एक परमाणु जो है उसका जो अंतिम कोश होता है वो कहलाता है उसका संयोजकता कोश यानी बाह्यतम कोश। तो किसी भी परमाणु का बाह्यतम कोश उसका संयोजकता कोश है, और अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके संयोजकता कोश में ही उपस्थित होते हैं। जैसे यहाँ पर हम सोडियम की बात करें, सोडियम में 11, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इसका मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन है तो पहले कोश में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 10, 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा वो आ गया कहाँ पर, तीसरे कोश में। तो तीसरा कोश या तीसरा कक्ष जो है वो इसका बाह्यतम कक्ष है, और ये बाह्यतम कक्ष जो है वही इसका क्या है, संयोजकता कक्ष है। अब यहाँ पर इस आधार पर यदि हम देखें तो ये गुण वगैरह जो हैं, किसी भी तत्व के गुणों का निर्धारण सामान्यतः उसके बाह्यतम कोश के आधार पर होता है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है वह भी बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के आधार पर होगा। अब एक सामान्य सी बात की यदि हम, सामान्य सा भौतिकी का जो नियम है उसके अनुसार यदि हम देखें तो धनावेशित कण जो है वो ऋणावेशित कण को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेशों में आकर्षण पाया जाता है। अब इस आधार पर यदि हम देखें तो ये बीच में परमाणु के मध्य जो नाभिक है उसमें धनावेश है, और बाहर जो इलेक्ट्रॉन है इनमें क्या है, ऋणावेश। तो धनावेशित नाभिक जो है वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, आकर्षित करता है।
हालांकि ये आकर्षण बल जो है वो पहले दूसरे कोष में पाए जाने वाले इन इलेक्ट्रॉनों पर भी है, लेकिन अंतिम कोष जो है, अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर, उसके आधार पर इसको परिभाषित किया जाता है। और इसके आधार पर यदि हम सीधा सा देखें तो ये हुआ कि धनावेशित नाभिक में जो धनावेश है वो उसके कारण से, तो धनावेशित नाभिक और बाह्यतम कोष जो होता है किसी भी परमाणु का, उस बाह्यतम कोष में उपस्थित बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन, इनके मध्य जो आकर्षण है उस आकर्षण बल को ही हम क्या कहेंगे, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहेंगे। तो पहली चीज इसमें हम परिभाषा के आधार पर देखें तो सीधा सा हो गया, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेश और बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रभावी आकर्षण बल जो है वही उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम इसका प्रभाव जो है उसकी बात करें। एक आवर्त में और एक वर्ग में ये कैसे परिवर्तित होते हैं इनकी हम बात करते हैं। एक आवर्त में यदि हम देखें, आवर्त में हमेशा ही बढ़ा जाता है, आवर्त सारणी में इस तरफ बढ़ते हैं। ये साइड जो है वो बाईं साइड है, ये दाईं साइड है। आवर्त सारणी में हमेशा ही हम चलते हैं बाईं ओर से दाईं ओर। तो जब हम एक आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ते हैं एक आवर्त में, तो उसके साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान जो है उस प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होते जाती है। अब इसका कारण जो है वो क्या होगा उसकी हम बात करें तो कारण को समझने के लिए इन तत्वों के परमाणुओं की संरचना जो है तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। ये लिथियम है, इस लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है। तो परमाणु क्रमांक 3 है तो इसका मतलब इसमें जो 3 धनावेशित प्रोटॉन हैं वो कहाँ पर हैं, उसके नाभिक में, और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पर हैं, 2 तो हो गए पहले कोष में, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 को इलेक्ट्रॉन पहले कोष में आ गए। इसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, दूसरे कोष में जाएंगे। इसलिए लिथियम की संरचना इस तरह से हो जाएगी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ। तो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, और नाभिक में धनावेश कितना है, 3। अब बेरिलियम की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इसका मतलब इसमें होंगे इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था 2 और 2, बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। बोरोन में आते ही 3, कार्बन में आते ही 4, नाइट्रोजन में आते ही 5। ठीक है, इस तरह से होता जाएगा ये 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। तो इस तरह से यदि हम देखें तो इसके परमाणु में, इनके परमाणुओं में देखें तो अंतिम कोष जो है वो दूसरा ही है। तो बाह्यतम कोष दूसरा कोष है यहाँ पर, और दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे जैसे हम आवर्त में बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, यानी बाह्यतम कोष में जो ऋणावेश है उसका मान बढ़ रहा है, और इसी के साथ साथ अंदर धनावेश जो है उसका मान भी बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत में प्रोटॉन 3 है, फिर यहाँ 4 5 6 7 इस तरह से। तो इस कारण से यदि हम देखें तो नाभिक में धनावेश का मान जो है वो लगातार बढ़ रहा है, और बाह्यतम कोष में ऋणावेश जो है उसका मान बढ़ रहा है। अब हम सीधा सा ये चीज ध्यान में है हमें कि धनावेश और ऋणावेश में आकर्षण होता है। इसका मतलब जैसे जैसे हम एक आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं वैसे वैसे धनावेश, नाभिक में धनावेश और बाह्यतम कोष में ऋणावेश का मान बढ़ने के कारण से उनके मध्य आकर्षण जो है वो बढ़ेगा, और आकर्षण बढ़ेगा, वही आकर्षण क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश है। तो इसके कारण से इसके साथ साथ क्या होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में भी वृद्धि होती है। तो इसका कारण जो है वो स्पष्ट हो गया, धनावेश और बाह्यतम कोष में ऋणावेश का मान बढ़ने के कारण एक आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर क्या होती है, प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होती है। तो ये आवर्त की हमने बात की। इसके बाद में हम बात करते हैं एक वर्ग की। एक वर्ग में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, वर्ग में हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बढ़ा जाता है, तो वर्ग में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे ही उस वर्ग में प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान जो है उसके मान में कमी आती है, या प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान जो है वो घटता है। अब इसका कारण जो है उसकी हम बात करें तो इसके लिए भी ये उदाहरण देखें। हाइड्रोजन जो है इसमें ये नाभिक और बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन,
और लिथियम की बात करें, इसमें ये नाभिक और इस नाभिक के बाद में बाह्यतम कोष जो है वो हो गया दूसरा, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम में बात करें तो ये तो हो गया नाभिक, इसके बाद में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें से 2 पहले में, 8 दूसरे में और 1 तीसरे में। पोटेशियम में ये नाभिक, इसके बाद में ये 19 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 2 पहले में, 8 दूसरे में, 8 तीसरे में, 2 8 8 18 और 1 अंतिम में, चौथे में। ठीक है, अब इस ओर से हम देखें तो जैसे जैसे हम हाइड्रोजन से यूं पोटेशियम की ओर आए और भी नीचे जाएं, वैसे वैसे ही क्या होगा, नाभिक के बाहर जो कोष है उस कोष की संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें अंतिम कोष था पहला, इसमें कोष हो गए 2, इसमें कोष हो गए 3, इसमें कोष हो गए 4। तो कोष या कक्ष जो हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इसका मतलब बाह्यतम कोष जो है वो बढ़ता जा रहा है, यानी जैसे ही हम एक स्थान नीचे जाते हैं एक नया कोष और जुड़ जाता है। इसके कारण से बाह्यतम कोष जो नाभिक से दूरी है वो दूरी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ बाह्यतम कोष पहला ही था इसलिए दूरी इतनी थी, यहाँ दूरी ये ज्यादा हो गई, यहाँ और ज्यादा हो गई, यहाँ और ज्यादा हो गई, तो यहाँ पर ये दूरी का मान जो है वो बढ़ता जा रहा है। और परिभाषा हम ये पढ़ते हैं कि नाभिक और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के मध्य का आकर्षण है वो है प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब यदि नाभिक से बाह्यतम कोष की दूरी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब नाभिक और बाह्यतम कोष का जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच की दूरी बढ़ जाएगी। और ये एक सीधी सी बात है कि धनावेश और ऋणावेश में आकर्षण तो होता है, लेकिन दूरी बढ़ने के कारण से आकर्षण के मान में क्या आती है, कमी। तो इसका कारण जो है यहाँ पर एक वर्ग में कमी आने का कारण क्या है कि नाभिक से बाह्यतम कोष जो है उसे बाह्यतम कोष की दूरी जो है वो बढ़ती है, तो दूरी बढ़े जाती है और दूरी बढ़ जाने के कारण से प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये था पहला गुण, सीधा सा है, इसी गुण पर आधारित है अन्य बाकी सभी बातें, इसलिए इसको ध्यान से समझ लें और एकदम नॉर्मल सीधा सा है, बस एक बार ध्यान देने की जरूरत है। प्रभावी नाभिकीय आवेश किसे कहेंगे, किसी भी परमाणु के नाभिक और उसके बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के मध्य का जो आकर्षण बल होता है वही आकर्षण बल उनका उस परमाणु का प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। ठीक है, अब एक आवर्त में प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान जो है वो बढ़ता है और एक वर्ग में प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान जो है वो कम होता है या उसमें कमी आती है। आवृत्त में प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ने का जो कारण है वो क्या हो गया, क्योंकि जैसे जैसे हम एक आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं वैसे वैसे बाह्यतम कोष तो वही रहता है, लेकिन बाह्यतम कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे ही इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य का आकर्षण जो है वो भी बढ़ेगा और उसके कारण से प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान जो है वो बढ़ गया। और एक वर्ग में प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में कमी आती है। उस कमी का कारण क्या है, जैसे जैसे हम एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं वैसे वैसे नाभिक से बाह्यतम कोष के मध्य की जो दूरी है वो बढ़ती जाती है और नाभिक से बाह्यतम कोष के मध्य की दूरी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे नाभिक और बाह्यतम कोष का जो इलेक्ट्रॉन है उसके मध्य का आकर्षण है वो कम होता जाएगा और प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में भी इसके कारण से क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो ये हमारा पहला गुण जो है उसके बारे में हमने पढ़ा। अब इसके बाद में एक दूसरा जो गुण है उसके हम बात करते हैं और वो दूसरा गुण है परमाणु का आकार या कह सकते हैं परमाणु त्रिज्या। तो सबसे पहली चीज तो ये देखेंगे परमाणु त्रिज्या जो है वो हम कैसे कहते हैं। परमाणु के आकार का निर्धारण परमाणु त्रिज्या के आधार पर ही किया जाता है। एक परमाणु जो है उसके केंद्र में उपस्थित होता है उसका समस्त धनावेश जिसे हम नाभिक कह सकते हैं, तो इसे हम परमाणु का केंद्र मान सकते हैं या केंद्र होता है ये। और उसका अंतिम कोष बाह्यतम कोष है वो संयोजकता कोष है। अब इस आधार पर हम देखें तो परमाणु की जो तुलना है वो हम एक गोले से कर सकते हैं। एक गोले का आकार जो है वो उसकी त्रिज्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है और गोले की त्रिज्या होती है उस गोले का केंद्र और उस गोले की परिधि के मध्य की दूरी। ये जो दूरी है वो त्रिज्या कहलाएगी।
तो केंद्र से परिधि के मध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं, गोले की त्रिज्या कहते हैं। अब एक परमाणु जो है उसमें यदि हम देखें तो ये केंद्र जो है वो तो काम कर रहा है नाभिक, और इसकी परिधि का काम करेगा इसका बाह्यतम कोश। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो नाभिक से लेकर बाह्यतम कोश के बीच की जो दूरी है वह दूरी जो है वही क्या है, परमाणु त्रिज्या है। यानी नाभिक और बाह्यतम कोश या अंतिम कोश के मध्य की दूरी उस परमाणु की परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, सीधा सा हो गया। कोई भी परमाणु उसका नाभिक और उसके बाह्यतम कोश के मध्य की दूरी उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। अब ये परमाणु त्रिज्या जो है इसको हम सामान्य रूप से यूं आकलित नहीं कर सकते हैं जैसे हम एक गोला, वृत्त वगैरह है उसकी त्रिज्या नापते हैं। कारण क्योंकि परमाणु सामान्यतः स्वतंत्र अवस्था में पाए ही नहीं जाते हैं। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलते बल्कि वो क्या बना लेते हैं, अणुओं का निर्माण करते हैं। तो परमाणु जो है वो अणु बना लेते हैं, इसलिए एक स्वतंत्र परमाणु की परमाणु त्रिज्या का मापन जो है वो आसानी से नहीं कर सकते हैं। इसलिए तुलनात्मक रूप से जो है इसका व्यवहारिक रूप से यदि हम देखें तो इसका मापन जो है वो तुलना करके किया जाता है, और इसके आधार पर परमाणु त्रिज्या जो है वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो व्यवहारिक रूप से हम परमाणु त्रिज्या जो है इसको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, या परमाणु त्रिज्या जो है वो 3 प्रकार के होती है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो वो त्रिज्या जो है वो कहलाती है सहसंयोजी त्रिज्या। तो सहसंयोजी त्रिज्या जो है वो किसे कहेंगे उसकी बात करें तो सहसंयोजी त्रिज्या का मतलब है कि जब किसी एक तत्व के परमाणु, एक समान तत्व के परमाणु आपस में संयोजित होकर समपरमाणविक अणु बनाते हैं। समपरमाणविक अणु बनाते हैं जैसे H2, O2, N2, इनकी बात करें तो H2 जो है उसमें हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के 2 परमाणु इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों परमाणु हाइड्रोजन के हैं और ये इस तरह से हाइड्रोजन H2 का एक अणु हो गया। इसमें ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये इस हाइड्रोजन के परमाणु का नाभिक, ये इस हाइड्रोजन के परमाणु का नाभिक। अब इस अणु अवस्था में इन दोनों के मध्य की दूरी नाप ली जाए तो एक सहसंयोजी समपरमाणविक सहसंयोजी अणु में एक जैसे दो परमाणु जो आपस में संयोजित हों उनके नाभिकों के मध्य की दूरी ज्ञात कर लें और फिर उसका आधा कर दें। वह दूरी जो है वो क्या कहलाएगी, उसे के सहसंयोजित त्रिज्या कहलाएगी। इसे RC कोवेलेंट रेडियस से प्रदर्शित करते हैं। तो सीधा सा हो गया कि सहसंयोजी समपरमाणविक अणु में या समपरमाणविक सहसंयोजी अणु में 2 परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा उस परमाणु की सहसंयोजी त्रिज्या कहलाती है। ये हो गई। अब दूसरी बात करें, दूसरा जो प्रकार है या दूसरी जो इसकी त्रिज्या है वो हम निरूपित करते हैं वान डर वाल त्रिज्या के रूप में। अब ये वान डर वाल त्रिज्या जो है वो क्या है, इसकी परिभाषा देखें जिसे हम प्रदर्शित करते हैं RAW से। वान डर वाल त्रिज्या ये होगी कि कोई तत्व का परमाणु जो है वो यदि ठोस अवस्था में हो, यदि वो एक सहसंयोजी बंध नहीं बनाए और ठोस अवस्था में हो तो इस स्थिति में ठोस अवस्था में ये जो 2 अणु पास पास हैं उन दोनों अणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा, ये जो है वो कहलाएगी वान डर वाल त्रिज्या। तो वान डर वाल त्रिज्या जो है वो क्या हो जाएगी, जब 2 अबंधित परमाणु ठोस अवस्था में उपस्थित हो तो उनके नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा जो है वो क्या होती है, वान डर वाल त्रिज्या होती है। अब यहाँ पर देखें, इसमें वान डर वाल त्रिज्या जो है इसमें 2 परमाणु आपस में जब ठोस अवस्था में हैं तो उनके अंतिम कोश या उनकी त्रिज्या जो है वो एक दूसरे को स्पर्श कर रही है, जबकि इसमें ये एक दूसरे को काट रही है। इसलिए इतना भाग जो है वो इन दोनों के अंदर आ जाता है, इसलिए इतना भाग परमाणु त्रिज्या में से घट जाएगा। इस कारण से यदि हम देखें तो एक ही जैसे परमाणु यदि वान डर वाल त्रिज्या की बात करें, समान परमाणु है, समान तत्व है, उसकी वान डर वाल त्रिज्या है और उसकी सहसंयोजी त्रिज्या है, इसकी हम तुलना करें तो इसमें वान डर वाल त्रिज्या का मान जो है वो उसकी सहसंयोजी त्रिज्या से क्या होगा, अधिक होगा।
तो वैन डर वाल त्रिज्या का मान सदैव सहसंयोजी त्रिज्या से अधिक होता है। एक ये चीज निकल कर आ गई। इसके बाद में एक तीसरे प्रकार की और जो है त्रिज्या, उसकी हमें बात करते हैं, जो कहलाती है धात्विक त्रिज्या। धातुएं जो होती हैं जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना वगैरह, ये इनकी जो त्रिज्या है उसको हम धात्विक त्रिज्या या मेटेलिक रेडियस कहते हैं। अब ये मेटेलिक रेडियस जो है उसमें भी यही स्थिति होती है। उसमें धातु जो है उसके क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है और धातु के परमाणु जो एक क्रिस्टल जालक के रूप में उपस्थित हैं, उस क्रिस्टल जालक में उपस्थित जो परमाणु हैं उन परमाणुओं उन्हें में से दो परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा, लगभग इसी तरह का है ये। ठीक है, बस ये ठोस अवस्था में परमाणुओं के मध्य की दूरी नापी जाती है, क्रिस्टल जालक में उपस्थित परमाणुओं के मध्य की दूरी जो है वो नापी जाती है। तो एक धात्विक क्रिस्टल जालक में उपस्थित दो समान तत्व वाले परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा जो है वो उसकी धात्विक त्रिज्या कहलाती है। तो तीन प्रकार की त्रिज्या हो गई। सहसंयोजी समपरमाणुविक सहसंयोजी यौगिक में दो परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा सहसंयोजी त्रिज्या। ठोस अवस्था में दो एक समान परमाणु पास पास में स्थित हैं तो उनके नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा वैन डर वाल त्रिज्या हो गई। और एक धात्विक क्रिस्टल जालक में दो परमाणु एकदम एक दूसरे के निकट स्थित हैं, उनके नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा उसकी धात्विक त्रिज्या जो है वो कहलाएगी। तो ये हो गई तीन प्रकार की त्रिज्याएं। अब इसके बाद में हम अध्ययन करते हैं इनके आधार पर परमाणु त्रिज्या जो है वो आवर्त सारणी में कैसे आवर्तिता प्रदर्शित करती है। तो पहले बात करते हैं एक आवर्त में। एक आवर्त में जैसे जैसे हम बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या के मान में कमी आती है, या परमाणु त्रिज्या का मान जो है वो क्या होता है, घटता है। और एक वर्ग जो है उसमें यदि हम ऊपर से नीचे की ओर जाएं तो वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है या परमाणु का जो आकार है वो बढ़ता है। अब उसका कारण क्या है उसके ऊपर हमें आते हैं। सबसे पहले एक आवर्त में परमाणु त्रिज्या घटने का जो कारण है वो क्या रहेगा, अब इसकी हम बात करें। इसमें देखते जाए, इससे दूसरे आवर्त में हम बाईं ओर से दाईं ओर जा रहे हैं तो वैसे वैसे यदि हम देखें तो उसके नाभिक और अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है इनमें यहाँ धनावेश और यहाँ ऋणावेश, नाभिक में धनावेश और बाह्यतम कोश में ऋणावेश का मान बढ़ रहा है और ये बढ़ने के कारण से प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान जो है वो भी बढ़ रहा है। और जब प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ रहा है तो उसके कारण से नाभिक जो इस अंतिम कोश पर या इलेक्ट्रॉनों पर जो आकर्षण लगा रहे हैं वो आकर्षण बढ़ रहा है और उस आकर्षण के बढ़ने के कारण से अंतिम कोश जो है, यहाँ आकर्षण कम है तो यहाँ है, आकर्षण बढ़ गया तो ये थोड़ा नजदीक आ जाएगा और आकर्षण बढ़ गया और नजदीक आ जाएगा और आकर्षण बढ़ गया और नजदीक आ जाएगा। यानी इस स्थिति में यदि हम देखें ये नाभिक और ये अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ 3 प्रोटॉन, तो ये इस स्थिति में है। इसमें देखें तो ये नाभिक है, ये पहला कोश, दूसरा कोश जो है इसमें इलेक्ट्रॉन 2 हो गए इसलिए थोड़ा नजदीक आ जाएगा। तीसरे कोश में दूसरे कोश में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो और नजदीक आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए तो और भी नजदीक आ जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए तो और भी नजदीक आ जाएगा। तो कोश वही है लेकिन उस कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण से प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ रहा है और प्रभावी नाभिक के आवेश के मान के बढ़ने के कारण से संयोजकता कोश थोड़ा सा खींच कर नाभिक की ओर आ जाता है और नाभिक की ओर आने के कारण से क्या होगा, परमाणु त्रिज्या के मान में कमी आ जाएगी, यानी ये दूरी घट जाएगी। तो सीधा सा कारण होगा, एकदम आसान सा है, ध्यान में रखें क्या कारण हुआ। एक आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर नाभिक में धनावेश और बाह्यतम कोश में ऋणावेश का मान बढ़ता है और इसके कारण से प्रभावी नाभिक के आवेश के मान में वृद्धि होती है और नाभिक के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल अधिक होने के कारण अंतिम कोश या बाह्यतम कोश थोड़ा सा खींचकर या आकर्षित होकर नाभिक के पास आता जाता है और उसके कारण से परमाणु के आकार में कमी आती जाती है। अब इस आधार पर कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है,
जैसे ये दूसरा आवर्त है, इसमें दे रखे हैं कि को तत्व दे रखे हैं, दे दिया बोरोन है, लिथियम है, नियोन है और कार्बन है। इनको इनकी परमाणु त्रिज्या के बढ़ते हुए क्रम में या परमाणु त्रिज्या के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऐसे प्रश्न का उत्तर आप कैसे दोगे, उसके लिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सामान्यतः ऐसे प्रश्न में जब भी ये दिए हुए होंगे तो ये ध्यान में रखें कि जो तत्व दिए हुए होंगे वो या तो एक आवर्त के होंगे या एक वर्ग के होंगे। सामान्य स्थिति में ऐसा ही आता है, नॉर्मल हम 10th क्लास तक की बात करें तो उनमें ये स्थिति दी हुई आती है कि या तो वो तत्व एक आवर्त के हैं, तो उसके लिए आप दूसरा और तीसरा जो आवर्त है केवल उसके तत्वों को रट के याद कर लें कि दूसरे आवर्त में कौन से तत्व आते हैं। 1 से लेकर 20 तक आपको बताए थे वो तत्व याद करने, तो उसमें सीधा सा याद रखें। तीसरे से लेकर 10वें तक के जो तत्व हैं वो दूसरे आवर्त के तत्व हैं लगातार, और 11वें से लेकर 18वें तक के जो तत्व हैं वो तीसरे आवर्त के तत्व हैं। उनमें से कोई ना कोई आएगा। तो इनमें जैसे मान लें ये दूसरे आवर्त में आ गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दूसरे आवर्त के तत्व हैं। तो इसका प्रश्न आप उत्तर जो है वो ऐसे करोगे कि ये जो सभी तत्व हैं वो दूसरे आवर्त के सदस्य हैं, और दूसरे आवर्त में इन तत्वों का क्रम जो है वो इस प्रकार है। इनको आप क्रम के अनुसार व्यवस्थित करोगे। इन चारों में से क्रम ये है, लिथियम पहले है, फिर उसके बाद में बोरोन है, फिर उसके बाद में कार्बन है, फिर उसके बाद में क्या है, नियोन। ठीक है, और अब फिर उसके बाद में ये बताओगे कि ये एक आवर्त के सदस्य हैं, और पूछा है परमाणु त्रिज्या के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। एक आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या के मान में कमी आती है या परमाणु त्रिज्या घटती है, इसलिए परमाणु त्रिज्या के अनुसार इनका जो क्रम है वो इस प्रकार होगा। इसके परमाणु त्रिज्या ज्यादा, इसकी कम, इसकी और कम, इसकी और कम। ये परमाणु त्रिज्या का घटता हुआ क्रम है, उसमें इसे व्यवस्थित कर दिया। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। अब ये तो हुआ एक आवर्त में। अब बात करते हैं एक वर्ग में। एक वर्ग में जो है वो हम कैसे प्रदर्शित करें, तो इसके लिए देखें, एक वर्ग में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या का मान जो है उसमें कमी आती है या परमाणु त्रिज्या घटती है। कारण जैसे जैसे एक वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, नाभिक वही है लेकिन अंतिम कोश या बाह्यतम कोश जो है वो क्या है, एक बढ़ गया। तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर एक नया कोश जुड़ जाता है, और एक नया कोश जुड़ जाने के कारण से बाह्यतम कोश जो है उसकी नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी। यहाँ पर पहला ही कोश था, यहाँ दूसरा हो गया तो दूरी ये हो गई, यहाँ तीसरा हो गया तो दूरी आ होगी, चौथा हो गया तो दूरी ये हो गई। इस तरह से ये दूरी जो है वो बढ़ती जा रही है, और ये दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है वही परमाणु त्रिज्या है, बाह्यतम कोश के मध्य की दूरी। तो बाह्यतम एक नया कोश जुड़ जाता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु में एक नया कोश जुड़ जाता है, और एक नया कोश जुड़ने के कारण से नाभिक से बाह्यतम कोश के मध्य की दूरी बढ़ जाती है, इसलिए परमाणु त्रिज्या का मान जो है वो एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। अब इसमें जैसे ये आ गया, प्रश्न ने पूछ लिया कि पोटेशियम दिया है, लिथियम दिया है, रुबिडियम दे दिया और सोडियम दे दिया, इनको इनकी परमाणु त्रिज्या के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये कौन से वर्ग के सदस्य हैं। तो वर्ग में भी आप ध्यान में रखो, जैसे पूछा जाता है, कोई जरूरी नहीं है लेकिन बता रहे हैं कि वर्ग में आप यदि ध्यान में रखते हो तो आप रट के याद कर लो, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, 17वां वर्ग और 18वां वर्ग। ज्यादातर इन्हीं में से निकाल कर देते हैं प्रश्न। तो पहला, अब इनके आधार पर यदि आपको पता है कि ये पहले वर्ग के सदस्य हैं तो इसको आप एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे, और उत्तर इस तरह से देंगे कि ये सभी तत्व पहले वर्ग के सदस्य हैं। इनमें पहले वर्ग में इनका जो क्रम है वो इस प्रकार से है, पहले लिथियम, लिथियम के बाद में इसमें आता है सोडियम, सोडियम के बाद में पोटेशियम और पोटेशियम के बाद में रुबिडियम। ये इनका ऊपर से नीचे का क्रम है, और ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है, तो ये इनका परमाणु त्रिज्या के अनुसार क्या हो गया, क्रम हो गया। तो आज दो गुण जो है वो हमने पढ़े, प्रभावी नाभिक आवेश और परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या। छोटे छोटे भागों में हम इनको बांट कर ये क्लास जो है वो करते रहेंगे। आप इनको बस समझें। समझने वाली बात केवल इतनी है, प्रभावी नाभिक आवेश क्या है, नाभिक और बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उनके मध्य का आकर्षण प्रभावी नाभिक आवेश। एक आवर्त में यह बढ़ता है क्योंकि नाभिक में धनावेश और आवर्त बाह्यतम कोश में ऋणावेश का मान बढ़ता है, इसलिए आकर्षण बल बढ़ जाता है। और एक वर्ग में
वर्ग में ये कम होता है। क्यों? नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी बढ़ जाती है और दूरी बढ़ने के साथ आकर्षण में कमी होती है। फिर है परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या, 3 प्रकार। आवर्त में ये घटती है और एक वर्ग में ये बढ़ती है। कारण एक आवर्त में जैसे जैसे हम बाएं से दाईं ओर जाते हैं, नाभिक में धनावेश और बाह्यतम कोश में ऋणावेश का मान बढ़ता है, इसलिए आकर्षण बल यानी प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ जाता है और एक बाह्यतम कोश आकर्षित होकर नाभिक के पास आ जाता है, इसलिए उसका आकार कम हो जाता है। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर एक नया कोश जुड़ जाता है और उसके कारण से नाभिक और बाह्यतम कोश के मध्य की दूरी बढ़ जाती है और इसलिए परमाणु त्रिज्या का मान जो है वो भी बढ़ जाता है। तो आज के ये 2 गुण जो है वो हमने पढ़े। इनको इस आधार पर इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको कैसे हम हल करेंगे वो चीज़ देखी। कल हम अगले जो अन्य गुण हैं उनकी हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।